Hello everyone, welcome to JV's IAS. I am Sakshi and I am back here with the daily The Hindu MCQs जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं various MCQs which are important for your UPSC CSE 2021. जो भी आर्टिकल्स न्यूज में रहे हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जिनसे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, बेसिकली दैट वी डिस्कस इन दिस सेशन. सो सेशन स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप जेवीज के प्रीमियम कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं. वी हैव सो मेनी कोर्सेज हियर व्हिच आर वेरी वेरी रेलेवेंट फॉर योर अपकमिंग यूपीएससी एग्जामिनेशन. यू कैन जॉइन द सुपर 50 प्रोग्राम इफ यू हैव टाइम. अगर आप 2022 में अपेयर करना चाहते हैं, सो यू कैन जॉइन द सुपर 50 प्रोग्राम. You can join the JV's mains guidance program is there. Mentorship program is specially designed for the candidates who want individual and personal mentorship from the various mentors, specialized mentors. ये आप जो है इसको join कर सकते हैं. Integrated GS courses highly recommended if you are appearing in 2021. And if you want to join the individual courses, suppose if you want to join the courses for polity, सोशल इश्यूज, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, ऐसे करके इंडिविजुअल कोर्सेज भी आप जो है यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं. जेवीज का ऐप डाउनलोड करना ना भूलें. यहाँ पर आपको सारे कोर्सेज का एक्सेस तो मिल ही जाएगा आफ्टर द एनरोलमेंट. यहाँ पे आपको उसी के साथ में डेली करंट अफेयर्स, आर्टिकल्स, न्यूज अपडेट्स और माइंड मैप्स, काफी सारी चीजें मिलेंगी जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगी. नाउ देयर इज अ बिग न्यूज फॉर यू ऑल, द रेफरल bonus system. So JVs have started a new you can say initiative wherein which we want to integrate everybody who wants to come into this platform. यहाँ पर जो है आप सीखना चाहते हैं, so आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है. Every time you refer a student to us, you will earn 10% of the refer students fee as a referral bonus. So ये जो referral bonus है आपको उसके फर्स्ट टाइम पेमेंट का जितना भी होगा उसका 10% आपको मिलेगा. वन रेफरल बोनस लाइक 1 point is equals to 1 rupee. और इसको आप क्या बोलते हैं, रिडीम भी कर सकते हैं जब अगर आपको खुद कोर्सेज ज्वाइन करने हैं. इफ यू आर ऑलरेडी अ स्टूडेंट, तभी भी आप जो है ये कोर्स और इन लोगों को जो है रेफर कर सकते हैं एंड यू कैन गेट द बोनस रेफरल पॉइंट्स. नाउ लेट मी टेल यू कि आप नाउ जेवीज के टेलीग्राम चैनल को फटाफट से जो है आपको सब्सक्राइब करना है. यहाँ पे आपको मिलेगा डीएनए का जो है पीडीएफ एंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी. ये जो है लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी. नाउ जेवीज की जो मैगजीन है नवंबर मंथ की 2020 की, वो नाउ इट इज अवेलेबल ऑन Amazon. यहाँ पर जाके है आप परचेज कर सकते हैं एंड अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चंस. ओके, so this question is about the India Post Payment Bank. So consider the following statements about the India Post Payment Banks. So इसमें पहले बताया जा रहा है it was established in 2018 under the Department of Post, Ministry of Communication with 100% equity owned by the Government of India. Recently इन्होंने एक नया जो है डिजिटल पेमेंट ऐप निकाला है जिसका नाम है डाक पे, which offers all the customers access to the banking and payments products and services. So देखिए यहाँ पे आपको इसका मैं आंसर बता देती हूँ. both the statements are correct. So it was the established in 2018 में एस्टैब्लिश किया गया था. किसके थ्रू? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 100% इक्विटी स्टेक था. विजन था टू बिल्ड द मोस्ट एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड ट्रस्टेड बैंक फॉर द कॉमन मैन इन इंडिया. फंडामेंटल मैंडेट देख लेते हैं, क्या रिमूव करना चाहते हैं. दे वांट टू रिमूव द बैरियर्स फॉर द अनबैंक्ड एंड अंडरबैंक्ड एरियाज एंड द पीपल. यानी कि छोटे छोटे विलेजेस, गांव, ऐसी जगह पर बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करना जहां पर जो है सर्विसेज अभी अवेलेबल नहीं है, या फिर ईदर इट इज अनबैंक्ड और अंडरबैंक्ड. तो वहां पर क्या है, गवर्नमेंट की ये एक यू कैन से इट इज एन इनिशिएटिव टू रीच आउट टू एवरीबॉडी. यहाँ पे देखिए जो गवर्नमेंट का मैंडेट है विच इज द फाइनेंशियल इंक्लूजन, उसको फुलफिल करने के लिए सारी चीजें करी जा रही हैं. नाउ ऑपरेटिंग मॉडल की बात कर लें. build on a key pillars of enabling paperless, cashless, presence-less banking in a simple and secure manner at the customer's doorstep through the CBS integrated smartphone and biometric devices. अब हम देख लेते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैशलेस कैश या फिर आप बोल सकते हैं कैशलेस इकोनॉमी, इसको इस पे कंट्रीब्यूट करेगा एंड ऑल्सो it is going to contribute in the mandate of the government which is the digital India.
Now it is also going to provide equal opportunities to every citizen to become the financially secure and empowered, है ना. बैंकिंग सर्विसेज अनबैंक्ड एंड अंडर बैंक एरिया में प्रोवाइड करवाना से सभी लोगों को इंक्लूजन मिलेगा एंड देन henceforth दे विल बी फाइनेंशियली सिक्योर, जो कि सबका राइट भी है. रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने डाक पे निकाला है. ठीक है, क्या है? इट इज अ डिजिटल पेमेंट ऐप. इन्हीं के जो है इसी के रिलेशंस में निकाला है. सो दिस वाज इन न्यूज, यही जो था न्यूज में था. डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने निकाला है. इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक दोनों ने मिलकर अनवेल किया है एक न्यू डिजिटल पेमेंट मैकेनिज्म, पेमेंट ऐप डाक पे, है ना. तो ये क्या करेगा? द ऐप इट इज लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ ऑनगोइंग एफर्ट्स टू प्रोवाइड डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन एट द लास्ट a mile across the India. अभी financial inclusion कैसा? Digital financial inclusion. Okay, so it is going to fulfill that. Now let's discuss about the Dak Pay for few things. So it offers simplified payment, काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड पेमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है. जैसे कि सारे कस्टमर्स जो हैं एक्सेस कर सकते हैं बैंकिंग एंड पेमेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, या फिर मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके, या ये मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके सारी सर्विसेज क्या हो सकती हैं? दे कैन एनरोल एंड दे कैन एक्सेस दी सर्विसेज और इन असिस्टेड मोड विद द हेल्प ऑफ द ट्रस्टेड पोस्टमैन. जो पुराना सिस्टम होता था ना, तो उसको उन्होंने क्या कर दिया है? डिजिटलाइज कर दिया है पोस्टमैन वाला सिस्टम. A suite of digital financial and assisted banking services provided by the Indian Post and IPPB through the trusted postal that is Dak network across the nation to cater the financial need. यानी कि financial needs जो बहुत सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको डिजिटली ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? उसको डिजिटल इंक्लूजन करने की कोशिश कर रहे हैं. इसमें क्या क्या सर्विसेज इंक्लूड होंगी ये देख लीजिए. सेंडिंग मनी to loved ones, scan QR code and make payment for services and merchants digitally, enable cashless ecosystem through biometrics, and providing interportable banking systems and services to the customers of any bank and utility bill payment services. ये सारी चीजें आपको इसमें services included होंगी. Significance, of course, ये जो है it will add up to the legacy of India Post. Innovative service है, यूनिक कंसेप्ट है, एंड इट इज अ लीप टुवर्ड विजन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूसिव एंड आत्मनिर्भर भारत ऑफ कोर्स. नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सिक्योर एक्सेस टू जस्टिस फॉर सिटीजन? इसमें से which of the following constitutional provision ensure करता है access to justice for citizens? बड़ा सिंपल सवाल है. आर्टिकल 39A, 14, 22, 1. सो देखिए सारे के सारे हैं for this. Now let's jump to the न्यूज. क्या न्यूज है? सो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम हैज रिकमेंडेड ट्रांसफर ऑफ जजेस इन सेवरल हाई कोर्ट्स. एक्चुअली क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो रिसेंटली बड़ा ड्रैग किया गया था. क्यों? क्योंकि यहाँ के जो मिनिस्टर हैं, सीएम हैं, उनका कहना था कि जो सुप्रीम कोर्ट है, द सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दे वर इंटरफेयरिंग इन द फंक्शनिंग ऑफ द हाई कोर्ट. तो उसी की वजह से यहाँ पे क्या है, ये सारी चीजें देखने मिल गई थी. और रिसेंटली क्या किया गया, इन्हें सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने रिकमेंड किया फॉर द ट्रांसफर ऑफ द जजेस. सो यही जो था वो न्यूज में था. अब हम देख लेते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कैसे होता है, कि जजेस को अपॉइंट कैसे किया जाता है. सी द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये आपको मिल जाएगा 124 एंड 217 आर्टिकल में, है ना. यहाँ पे क्या करते हैं, these articles state that the judges of the Supreme Court shall be appointed by the President after the consultation of the Chief Justice of India and other judges of the Supreme Court and High Court as the President of India may deem necessary, है ना. And judges of the High Court, they are appointed by the President in consultation with CJI, the Governor and the Chief Justice of the High Court. High Court judges, they are recommended by collegium comprising of the CJI and 2 senior most judges. This is the total procedure of the appointment. हमने बात कर ली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की. ये सारी चीजें आप पॉलिटी में पढ़ेंगे इन डिटेल. मैंने आपको एक बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे बता सकती हूँ. सी ट्रांसफर ऑफ जजेस की बात करें, सो आर्टिकल 222 यहाँ पे दिया हुआ है हमारे संविधान में कि ट्रांसफर जो होगा जजेस का फ्रॉम एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट के लिए. सो यहाँ पे आपको इसकी प्रोसीजर दी गई है. इन द मैटर्स ऑफ द ट्रांसफर, सीजीआई का जो ओपिनियन होगा इज डिटर्मिनेटिव.
ओके, एंड द कंसेंट ऑफ द कंसर्न्ड जज इज नॉट रिक्वायर्ड। ऑल्दो यहाँ पे लिया जा सकता है ना, however the Chief Justice of India should take into account the views of the Chief Justice of High Court concerned and the views of the one high Supreme Court judges who are in position to do so, but ये क्या है, that is not required and compulsory. Now when a CJ of High Court is transferred and a replacement must also be simultaneously found in the High Court, यानी कि replacement भी करना है and there can be acting CJ in the High Court not more than a month. acting CJ होगा लेकिन वो 1 महीने से ज्यादा आप नहीं रख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर, सी दिस क्वेश्चन इज अबाउट द होलसेल प्राइस इंडेक्स। सो देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द WPI, द होलसेल प्राइस इंडेक्स। It is an index that measures and tracks the changes in the price of the goods that are sold to the customers. यहाँ पे क्या बात की जा रही है? Directly price sold to the customers. Second, it is published by the Office of Economic Advisor, Ministry of Commerce and Industry. So जब wholesale है तो direct customers की बात तो retail वाली बात हो गई. So second number की statement तो of course सही है, but first number में आपको जो है गलत मिलेगा। WPI एक इंडेक्स है, ये मेजर करता है एंड ट्रैक करता है the changes in the price of the goods in the stages before the retail level, that is the goods that are sold in bulk and traded between the entities of business instead of the customers or consumers। ठीक है, तो डायरेक्टली कंज्यूमर वाला प्राइस इंडेक्स नहीं है, दैट इज रिटेल वन। रिटेल के पहले की जो बातें होती है ना, जो चीजें बल्क में बेची जाती हैं फिर बिजनेस एंटिटीज को बेची जाती हैं, उनका जो है दैट इज द इंडेक्स इज ऑल अबाउट। इसको पब्लिश करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। द बेस ईयर ऑफ ऑल इंडिया WPI has been revised from 2004 to 5 from 11-12, लाइक पहले ये चलता था, अभी इसको 11-12 क्या कर दिया है, बेस ईयर को जो है एक नया बेस ईयर लाया गया है। सो वेटेज देख लीजिए कंपोनेंट्स ऑफ द WPI के। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का है 64.2%, 22.6% है प्राइमरी आर्टिकल्स का, फ्यूल एंड पावर का है 13.1%। ये सब आप इकोनॉमिक्स में इन डिटेल पढ़ते ही हैं, राइट। मेजर कंपोनेंट्स देख लेते हैं ऑफ WPI। सो प्राइमरी आर्टिकल्स होते हैं, उनको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, फूड एंड नॉन फूड आर्टिकल। फूड में आपको बेसिक सीरियल, पैडी, व्हीट, पल्सेस, वेजिटेबल्स मिल जाएंगे। नॉन फूड आर्टिकल्स में ऑयल, सीड्स, क्रूड पेट्रोलियम मिनरल्स मिल जाएंगे। फ्यूल एंड पावर बास्केट में इट ट्रैक्स द प्राइसेस मूवमेंट्स ऑफ द पेट्रोल, डीजल एंड LPG। द बिगेस्ट बास्केट इज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, सबसे बड़ी बास्केट यही होती है, यानी कि इट स्पैन्स ओवर द वैरायटी ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, जैसे कि टेक्सटाइल हुआ, अपैरल्स हुआ, पेपर्स हुआ, केमिकल्स, प्लास्टिक्स, ये सारी चीजें मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। एंड मैन्युफैक्चरर गुड्स बास्केट ऑल्सो इंक्लूड्स द मैन्युफैक्चरर फूड प्रोडक्ट्स, शुगर, टोबैको, वेजिटेबल्स, एनिमल ऑयल्स, है ना, फैट्स, ये सारी चीजें। WPI फूड इंडेक्स की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। सो ये जो है इट इज अ सब इंडेक्स कॉल्ड WPI फूड इंडेक्स। अब ये फूड के बारे में सिर्फ इंडेक्स है, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फूड आर्टिकल्स फ्रॉम द प्राइमरी आर्टिकल बास्केट एंड द फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट बास्केट, है ना। Okay, so news क्या है? So actually the news is the wholesale price index based inflation rose to a 9-month high of 1.55% in November, even as the rate of the food price rise narrowed substantially to 3.94% from 6.37% to the October. यहाँ पे क्या देखने मिला है आपको? Inflation, the wholesale price index based inflation rate आपको यहाँ पे जो है हाई मिल रहा है इस वक्त, ठीक है। Now let's look into the key takeaways from the data. So within the food inflation, यहाँ पे सारे आर्टिकल्स का आपको अलग अलग कैटेगराइजेशन करके यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। I'll give a quick view, फटाफट देख लेते हैं क्या है यहाँ पे key takeaways. So within the food inflation, all the important vegetable prices rose by 12.24% in November, which was almost half the rate of 25.39% in the previous month. पहले यहाँ पे half rate पे almost था. Now, in a non-food primary articles, oilseeds saw the inflation rate ongoing up, and फ्यूल एंड पावर कैटेगरी कंटिन्यू टू सी डिफ्लेशन। यहाँ पे आपको हमेशा डिफ्लेशन देखने मिला है, ये भी ध्यान रखिए।
and the inflation rate in the manufacturer item which have highest weightage of 64% in WPI वो भी increase हुआ है. Within non-food manufactured items, basic metals saw the inflation rate and core inflation में जो कि basically it relates to non-food manufactured items rose to 22 high month high of 2.6%. सिग्निफिकेंस देख लीजिए क्यों बोला जा रहा है. सी देखिए, इट इज ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस caused by the early availability of COVID-19 वैक्सीन. सो इसमें बोला जा रहा है आइडियली जो प्राइस जो होते हैं उनका राइज क्यों होना चाहिए. डिमांड जब इंक्रीज होगी तभी यूजुअली जो है प्राइस राइज होता है. बट यहाँ पे क्या डिफरेंट सिचुएशन देखने मिल रही है. दैट इज द मेजर कॉज ऑफ कंसर्न, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इंक्रीज इन द इनपुट कॉस्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिकॉज और दैट वुड बी cause of concern as it would mean that the logistic and the supply chain costs are driving the inflation. कि यहाँ पे ये सारी चीजें जो है अब इन्फ्लेशन को ड्राइव करने लग रही हैं, ना कि जो डिमांड सप्लाई रूल है वो आपके प्राइसेस को जो है फ्लक्चुएट कर रहा है. सो दैट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न. नाउ moving ahead to the next question. So it is about the UN Convention on Right of Person with Disabilities. Which of the following rights for the differently abled are correct basically. So right to accessibility including the information technology, यानी कि accessibility का right होना चाहिए है including IT sector में भी. Right to live independently and be included in the community of course, and right to participate in the political and public life. So देखिए obviously very basic terms है. So all the statements are correct. Right specific to the convention or which includes the right to accessibility including the right to information technology, right to live independently, and they are to be included in the article 19. पर्सनल मोबिलिटी दिया हुआ है 20 में, हैबिलिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन 26 में, एंड पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ एंड कल्चरल एंड रिकार्नेशन एंड स्पोर्ट्स आर्टिकल 29 एंड 30 में. अब हम आपको देख लेते हैं न्यूज में क्या चल रहा है. सो रिसेंटली दिसंबर 3 को क्या मनाया गया था. दिसंबर 3 बेसिकली इट इज अ इंटरनेशनल डे ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी. सो उसी की वजह से जो था ये न्यूज में था. अभी एज पर द नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस रिपोर्ट ऑन डिसेबिलिटी on about 2.2% of India's population lives with some kind of physical or mental disability. यहाँ पे इन्होंने डेटा निकाला और यहाँ पे पता चला कि जो 2.2% है इंडिया की पॉपुलेशन जो है उसमें से दे लिव विथ सम काइंड ऑफ फिजिकल या फिर मेंटल डिसेबिलिटी. इस बेसिक डे का थीम वगैरह देख लीजिए. आपके कुछ स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछा जा सकता है, आपके कुछ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है. थीम है बिल्डिंग बैक बेटर टुवर्ड्स अ डिसेबिलिटी इंक्लूसिव एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड. अभी आपको जितने भी डे मिलेंगे, अभी आपको जितने भी सेमिनार्स या फिर जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो वर्चुअल मीटिंग करते हैं, सबमिट करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है ना, तो अभी आपको सबके थीम क्या कोविड-19 से ही रिलेटेड मिलेंगे. सब में ये कोविड-19 अभी मिलेगा ही मिलेगा. हिस्ट्री के बारे में देख लीजिए. द एनुअल observance of the International Day of Disabled Person was proclaimed in 1992 UN General Assembly के resolution में. Now let's see about the UN's work in the field of disability. So these are some points जहाँ पे UN ने अब तक disability में जो है काम किया है. This you can read it out by yourself by pausing this video. Okay, हम चलते हैं अगले सवाल पे. So which of the following are considered as nuclear armed state, यानी कि ऐसी कंट्रीज जहां पर क्या है न्यूक्लियर पावर है, यहाँ पे न्यूक्लियर आर्मामेंट्स हैं. So the options are France, Pakistan, India, Israel, North Korea. So all of them have the nuclear power. Now एक ईयरबुक निकाली थी किसने, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने. हर बार निकालते हैं और ये देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज के पास अब क्या है आर्मामेंट्स है या फिर उन्होंने डिसआर्मामेंट किया है बेसिकली ऑफ द न्यूक्लियर यू कैन से आर्म्स. सो ये बुक accesses the current state of armaments, disarmaments and international security. Sorry. So
9 न्यूक्लियर आर्म स्टेट उन्होंने बताए हैं, ये इनके नाम आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। सो ये है यूएस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया। दीज आर द कंट्रीज विच आर आर्म्ड विथ न्यूक्लियर आर्मामेंट्स, है ना। सो दे टुगेदर possess the estimated 13,400 nuclear weapons at the start of 2020 and this was decreased from पहले कितना था 13,865 न्यूक्लियर वेपन्स थे जो कि इन्होंने एस्टिमेट किए थे एट द बिगिनिंग ऑफ 2019. So as per the latest report, the sales of arms and military services by the sector's largest 25 companies has been released, and Stockholm, particularly this organization, the largest companies have geographically diverse international presence. यानी कि इनका ये कहना है कि basically 25 countries के बारे में निकाला, these are the largest companies for the nuclear arms sales, and जो लार्जेस्ट कंपनीज हैं उनकी प्रेजेंस आपको बहुत ही डाइवर्सिफाइड जियोग्राफिकल रीजन में मिलेगी. यूएस एंड चाइना की जो कंपनी है यहां पे आपको सबसे ज्यादा इन्होंने डोमिनेट किया है ग्लोबल आर्म मार्केट को, ठीक है, 2019 में. वाइल अभी आपको इस बार मिलेगा वेस्ट एशिया की भी एक कंपनी आ रही है, इसने दिया है अपना फर्स्ट अपीयरेंस इन द 25 बिगेस्ट वेपन मैन्युफैक्चरर्स अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशन. सो अब हम देख लीजिए वर्ल्ड्स टॉप आर्म्स सेलर, यहां पे आपको इन्होंने दिया हुआ है कि टॉप आर्म्स सेलर, ये कंपनियों की नेम है ना, जो इस पर्टिकुलर कंट्री से पे बेस्ड है. तो आपको यहाँ पे यूएस यूएस यूएस, चाइना, फिर यूके, फिर चाइना और फिर यूएस. तो आपको क्या मिला, डोमिनेंस यूएस और चाइना का मिला किस चीज में, आर्म सेल में, है ना. तो ये सारी चीजें हैं. टेकअवेज फ्रॉम द रिपोर्ट फटाफट देख लेते हैं. सो द यूएस आर्म इंडस्ट्री अकाउंटेड फॉर 61% ऑफ द सेल्स बाय द वर्ल्ड्स टॉप 25 मैन्युफैक्चरर लास्ट ईयर. चाइना 15.7, दोनों ने डोमिनेट करके रखा है. यूएस बेस्ड कंपनी इनका नाम है, यहाँ पे टॉप 5 स्पॉट्स पे है. चाइना बेस्ड कंपनी ये है एयरबस, आपको एक यूरोपियन कंपनी मिल जाएगी, फ्रेंच कंपनी मिल जाएगी, एंड इन्होंने टॉप 25 कंपनीज हैं इन पर्टिकुलर कंट्रीज से. यूरोपियन कंपनीज आर मोर इंटरनेशनलाइज्ड देन अदर्स. यहाँ पे ये सारी बातें भी की गई कि यूरोप की कंट्रीज आपको ज्यादा इंटरनेशनलाइज, यानी कि वो ज्यादा कंट्रीज में डिफरेंट सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड रीजन में क्या करती हैं, अपने जो आर्म्स हैं उनको बेच रही हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम वेस्ट एशिया की जो कंपनी है वो आई है इस रेस में टॉप 25 में. सी इससे आपको क्या पता चलता है कि यहाँ पे जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है, सो द नेशनल डिमांड फॉर मिलिट्री प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद द डिजायर टू बिकम लेस इंडिपेंडेंट, यानी कि यहाँ पे आपको ये पता चलता है कंट्रीज लेस डिपेंडेंट होना चाहती हैं दूसरी कंट्रीज को फॉर द आर्म्स. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 इज दैट दे वांट, देयर इज अ नेशनल डिमांड, कि अब इंक्रीजिंग डिमांड बढ़ती जा रही है. तो ये दैट शोज, यहाँ की कंपनी जब आपको फॉर द फर्स्ट टाइम दिखी ना, तो दिस शोज दैट कि दोनों चीजें आपको इससे पता चलेंगी कि देयर इज अ डिमांड, और जहां के लोग हैं जो दे वांट टू बी लेस डिपेंडेंट ऑन द अदर कंट्रीज, क्योंकि इंटरनेशनल सिनेरियो ऐसा चल रहा है कि यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन सच अ बिग सिक्योरिटी थ्रेट, है ना. Now, French group Assault had shot up from 38th to 17th place, boosted by export of its Rafale fighter jets in 2019. दो रशिया की कंपनी थी, उनको भी 25 स्पॉट मिला है. अब आप इस ऑर्गेनाइजेशन स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. स्वीडन बेस्ड जो है स्वीडन बेस्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, and it is dedicated to research into conflict, armament, arm control and disarmament. 1966 में इसको establish किया गया था, है ना. So let's move ahead, next question पे चलते हैं. Consider the following statements with regards to the natural gas. Natural gas पे सवाल है आपका, ओके. एक आर्टिकल था, बेसिकली उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं था, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है. So natural gas consist of the primary nitrogen but also includes small percentages of the carbon dioxide and methane. Natural gas is found in deep underground rock formations or associated with other hydrocarbon reservoirs in coal beds. It is used as chemical feedstock in the manufacture of the plastics and organic chemical. So आपको सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको गलती मिलेगी, वो कैसे मैं बताती हूँ. So natural gas की बात की जाए,
It is naturally occurring hydrocarbon gas mixture consisting of primary methane, जहां पे आपको including आपको इसमें मिलेगा commonly including the varying amount of the alkynes and sometimes a small percentage of carbon dioxide, nitrogen, hydrogen, sulfide, helium. So इसको आपको कहां पे मिलेगा? It is formed when layers of decomposing plants and animal matter are exposed to intense heat and pressure under the surface of the earth over the millions of years. ऐसे करके natural gas बनती है, वो सब आप जानते हैं. So it is a non-renewable हाइड्रोकार्बन यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. इसको हम सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं. सर इट इज अ नॉन रिन्यूएबल हाइड्रोकार्बन, है ना. फॉर हीटिंग, कुकिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इसके लिए बेसिकली यूज की जाती है. और फ्यूल भी, व्हीकल के फ्यूल के लिए भी यूज करते हैं. ये आपको डीप अंडरग्राउंड मिलेगी, है ना. तो ये सारी बातें हैं. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैरिड आउट यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि एआई से आप क्या क्या काम कर सकते हो. 1. अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज फॉर पेशेंट्स. ऑटो रिप्लाई टू स्पेसिफिक क्वायरीज इन अ वेब पोर्टल. Shorten the preclinical drugs identification and design process and water management and pest control. AI से आप ये सारे काम कर सकते हो. See, so when we talk about machine learning based deep learning algorithm in AI, it can give the insights to healthcare providers in the predicting future events. यानी कि यहाँ पे आप future events को जो है predict कर सकते हो patients के. And it can also aid in the early detection and prevention of the disease. अगर आप future predict कर लोगे तो आप जल्दी ही किसी disease को early detect कर लोगे और उसके prevention के लिए भी जो है प्रोसेस कर पाओगे. हॉस्पिटल यहाँ पे बात की गई है. तमिलनाडु के जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को यूज किया जा रहा है टू डिटेक्ट द डायबिटिक एंटीनोपैथी एंड हेल्प एड्रेस द चैलेंज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ आई डॉक्टर्स. सो यहाँ पे जो आई डॉक्टर्स की शॉर्टेज है उसको इस तरह से जो है वो लोग काउंटर कर रहे हैं. नाउ for the COVID-19 response, AI-enabled chatbot was used for my government for ensuring the communication. ये सारी बातें भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कर सकते हैं. AI based application have helped बायो फार्मास्यूटिकल, यहाँ पे कंपनीज को इन्होंने हेल्प किया है. यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट, क्रॉप इंश्योरेंस, ये सारी चीजें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कर सकते हैं. इधर पे यहाँ पे डेवलप किया गया है AI पावर सोइंग ऐप विच यूटिलाइज द वेदर मॉड्यूल्स एंड डेटा on the local crop yield and rainfall for more accurately predict and advise the local farmers when they should plant their seeds. AI ये सारी चीजों में आपको हेल्प करेगा. नाउ न्यूज में क्यों था, यहाँ पे चलते हैं. राइज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अडॉप्शन इन इंडिया हायर देन मैनी मेजर इकोनॉमिक्स. यहाँ पे आपको इंडिया ने रिपोर्ट किया है 45% ऑफ इंक्रीज इन द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाईएस्ट अमंग द ऑल कंट्रीज, वाइल यूएस recorded 35%, UK 23%, Japan 28%. इंडिया ने 45% किया है. एंड इन ऑर्डर टू एड्रेस द नंबर ऑफ चैलेंजेस ब्रॉट बाय द कोविड-19 पेंडेमिक, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया अडॉप्टेड वेरियस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स. और यहाँ पे कोविड-19 में यहाँ के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ केयर, सेवरल अदर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे सबने क्या यूज किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टूल्स यूज किए हैं इन ऑर्डर टू डू द सर्विसेज, है ना. और इंडिया हैज द हाईएस्ट मार्क, 45% इंक्रीज हुआ है. सो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन दे आर फर्म in their to resolve the combat the challenges of the pandemic with the manufacturing sector reconfiguring traditional practices. यहाँ पे ये बात की गई है ना, सिंपलर वर्ड में आपको समझा देती हूँ. So Indian organization they were very firm to resolve the COVID-19 pandemic. यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ने ट्रेडिशनल मेथड्स यूज किए, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने, गवर्नमेंट ने क्या किया, एंगेज किया टेक्नोलॉजी को कि एक न्यू नॉर्मल बनाने की कोशिश की. सिमिलरली यूनिवर्सिटीज की बात की जाए या फिर स्टार्टअप्स की बात की जाए, हेल्थ केयर सेक्टर्स की बात की जाए, इन्होंने अपने डायग्नोस्टिक सिस्टम में इन्होंने कोशिश किया कि एआई को यूज किया जाए, एंड दैट इज बाय दिस इंक्रीज हैज हैपेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट नेट. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है 1. National Mineral Exploration Trust is set up for the purpose of regional and detailed exploration of minerals using the fund accrued to it
Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Act 2015 mandated the setting up of the Mineral Exploration Trust, और ये इट कम्स अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सारी की सारी स्टेटमेंट सही है। अब हम देख लेते हैं क्या चीज है यहाँ पे। सो नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, ये जो है इसको सेटअप किया गया था एज अ नॉन प्रॉफिट बॉडी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये क्या करता है फॉर द पर्पस ऑफ द रीजनल एंड डिटेल एक्सप्लोरेशन ऑफ द मिनरल्स यूजिंग द फंड्स अक्रूड टू इट एंड इन सच अ मैनर दैट प्रेस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो क्या करते हैं ये लोग करते हैं बेसिकली क्या करते हैं, दे यूज टू एक्सप्लोर द मिनरल्स, ठीक है, यहाँ के फंड्स को यूज करके जो भी या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसा भी प्रेस्क्राइब करे इन दैट मैनर। नाउ द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट अमेंडमेंट एक्ट, इसने मैंडेट किया है इस ट्रस्ट को। द होल्डर ऑफ अ माइनिंग लीज और अ प्रोस्पेक्ट लाइसेंस कम माइनिंग लीज हैज टू पे टू मेट and 2% the royalty paid by it. So such contributions are made to relevant state government along the royalty payment and the state government in turn transfer of the amount of the MET. So basic details है MET के बारे में, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। अब जानते हैं न्यूज क्या चल रही है। सो कैबिनेट टू टेक अप प्रपोजल्स ऑन माइनिंग रिफॉर्म सून। कैबिनेट क्या चाह रहा है कि जो माइनिंग के रिफॉर्म्स हैं उसमें एक कुछ प्रपोजल्स लाने के लिए गवर्नमेंट इज मैंडेटिंग। सो देयर इज आल्सो प्रपोजल टू डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड ब्रॉड बेस्ड मिनरल इंडेक्स for determination of levies and taxes on the lines of recently launched national coal index। national coal index के उसके मैंडेट को रखते हुए यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव एंड ब्रॉड बेस्ड मिनरल इंडेक्स जो है वो क्या बोलते हैं सेटअप करना चाहते हैं कि जिससे वो क्या कर पाए, लीवीज एंड टैक्सेस को वो मैंडेट कर पाए, उनको डिटरमाइन कर पाए। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज चेंजेस इज टू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर इंक्लूडिंग द फॉरेन प्लेयर्स। According to the draft cabinet note prepared by the Mines Ministry, introduction to the mining licenses that offers with certainly tenure ranging from the exploration to the production stages and removal of the distinction between the captive and non-captive mine will be among the salient features of the new regime। ये सारी चीजों की बात की गई है कि एक सर्टेनिटी टेन्योर रहेगा, आपको माइंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, एक्सप्लोरेशन वाले के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, एंड ऑल्सो रीऑक्शन ऑफ सम ऑफ द 50 ऑड लीसेस दैट आर एम्ब्रॉयडर्ड इन द लीगल डिस्प्यूट्स एंड लीगेसी इश्यूज। यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा इंडिया में बहुत सारे माइन इश्यूज भी होते हैं रिगार्डिंग द वेरियस लीगेसी इश्यूज, तो यहाँ पे इन सारी चीजों के भी रीऑक्शंस होने की बात की जा रही है। ऐसे कुछ करके यहाँ पे जो है प्रपोजल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, marine heat waves। So consider the following statements about the marine heat waves। पहला आपका ऑप्शन है marine heat waves occur only during the summer and not during the winter। यहाँ पे बोल रहे हैं सिर्फ समर में होती है, विंटर में नहीं होती। They occur in both equatorial region and higher altitudes, latitudes। El Nino can also lead to marine heat waves। तो जहां पे मैंने आपको ऑप्शन में मार्क किया वहां पे गलत है, क्योंकि ये समर और विंटर्स दोनों में हो सकती हैं। अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हीट वेव्स कैन ऑल्सो अकर इन ओशन एंड दीज आर नोन एज मरीन। ओके, ओशन में होने वाली आपको मरीन मिल जाएंगी। सिंपल। नाउ दीज मरीन हीट वेव्स व्हेन अकर when ocean temperature they are extremely warm for an extended period of time, they can have a significant impact on the marine ecosystem and industries। अगर बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर जाएगी तो वहां पे आपको मरीन इंडस्ट्रीज और वहां पे मरीन इकोसिस्टम में आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने मिलेगा। अब यहाँ पे समर में भी हो सकती हैं, विंटर में भी हो सकती हैं। दे आर डिफाइंड based on the differences with expected temperatures for locations and time of a year। The most common drivers of these heat waves includes the oceanic currents। सबसे common driver है oceanic currents, यानी कि सबसे major reason you can say it is the oceanic currents। यहाँ से क्या करता है, it builds up the areas of warm water and air sea heat flux, जिसकी वजह से क्या होता है, या फिर वार्मिंग थ्रू ओशन सरफेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ये सबसे बड़ा रीजन होता है फॉर द हीट वेव्स। एंड एल नीनो जो है उससे भी यू कैन से दिस आल्सो लीड टू द मरीन हीट वेव्स। लुकिंग बैक, हाउ डिड क्लाइमेट चेंज ऑल्टर द वर्ल्ड दिस ईयर। सो एक आर्टिकल है जिसमें बताया गया था
बेसिकली मैं आपको क्रक्स बता देती हूँ। इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि कोविड-19 के जब चल रहा था, कोविड-19 स्टार्ट हुआ था, तो हम लोगों ने बहुत एक्सपेक्ट किया था कि जो GHG एमिशन है वो कम हो जाएंगे, पोल्यूशन कम हो जाएगा, ये सारी चीजें। बट यहाँ पे इस रिपोर्ट में बोला जा रहा है कि ये जो है दीज आर द चेंजेस विच आर इनएविटेबल, और यहाँ पे जो चेंजेस है ज्यादा मेजर इंपैक्ट नहीं देखने मिला है। सो A look back at 2020 evokes an unsettling picture. So, जब हमने नोवेल कोरोना वायरस देखा एंड हमारी लाइफ तो ऑलरेडी स्टक हो गई थी, और हमने ऑलरेडी पूरी दुनिया क्या फेस कर रही थी, इट वाज फेसिंग द क्लाइमेट क्राइसिस, है ना। और इसके अकॉर्डिंग ऑब्जर्वर्स ने बिलीव किया था दैट शटिंग डाउन ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज to curb the spread of the virus will bring about the down in the greenhouse gas emission। यानी कि अभी कोविड की वजह से हो गया था लॉकडाउन में इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि क्या हो जाएगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को शट कर दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगा, फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी। इसकी वजह से क्या होगा, ग्रीन हाउस एमिशन जो है वो डाउन रेट पे चला जाएगा। बट यहाँ पे एक ब्लिप मिला, यहाँ पे एक रिपोर्ट देखने मिली, तो रिपोर्ट ने बोला कि रिडक्शन इन द GHG गैसेस विल बी प्रैक्टिकली डिस्टिंग्विशेबल इन द नेचुरल इंटर एनुअल वेरिएबिलिटी। एक्चुअली इनका कहना है द रियल टाइम डेटा ऑफ द स्पेसिफिक लोकेशन इंडिकेटेड इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ पे आपको कुछ एरियाज में ये वाले लेवल्स आपको इंक्रीजिंग देखने मिले। किस किस के, CO2, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। एंड बोला जाता है these three are the three primary GHG that cause the anthropogenic ग्लोबल वार्मिंग। सो NO2 सबसे बड़ा एक खतरा देखने मिल रहा है आपको फ्यूचर में, सीम्स टू बी बिकमिंग अ नेक्स्ट बिग कंसर्न इन टर्म्स ऑफ द इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर एंड ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। इसका जो कंसंट्रेशन है आपको क्या है, अभी एटमॉस्फेयर में ज्यादा देखने मिल रहा है। ह्यूमन एमिशन ऑफ N2 which is 300 times more potent than the CO2 increases by 30% between 1980 to 2016। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, this is how there is the difference between the increase of the CO2 and nitrous oxide। अभी यहाँ पे ये सबसे बड़ी डेंजरस गैस है फॉर द सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन इन द अर्थ बोला जा रहा है, एंड इट हैज द थर्ड हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर, CO2 और मीथेन के बाद। तो ये क्या है, ये दिस इज ऑल्सो लाइक इन द एटमॉस्फेयर अमंग द ग्रीन हाउस गैसेज, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। दिस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसका मेजर थ्रेट है, दिस लिव अप टू 125 years एंड द ग्लोबल concentration level increase to 270 parts in the billion। so यहाँ पे एक खतरा देखा जा रहा है कि ये बढ़ता जा रहा है, और this is basically very very dangerous for the sustainable human existence। okay, so this is all it is there। so guys, आज के सेशन में हमने काफी चीजें डिस्कस की और काफी क्वेश्चन डिस्कस किया। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हो, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। बस जाने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि आप JVS के प्रीमियम कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। वी हैव द सुपर फिट प्रोग्राम, मेंस गाइडेंस प्रोग्राम, मेंटरशिप प्रोग्राम, GS इंटीग्रेटेड कोर्सेज, इंडिविजुअल कोर्सेज आर आल्सो देयर सच एज फॉर इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर्स, सोशल इश्यूज, ऐसे करके आपको इंडिविजुअल मॉड्यूल कोर्सेज भी यहाँ पे मिल जाएंगे। JVS के ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, यहाँ पर आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे along with that several things which are important for your UPSC preparation। So thank you so much for listening। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। यहाँ से आपको सारे के सारे इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशंस मिलते जाएंगे जो भी इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू कॉन्टैक्ट अस एंड कनेक्ट अस ऑन द सोशल मीडिया हैंडल्स Facebook, Instagram, Twitter and Telegram। I'll see you in the next session। Till then, take care। Bye bye।